इस चार्ट को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक मिनट, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, डाउट में मत रहना। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में हम चेन पोजीशन, रिंग चेन हम पढ़ भी मतलब ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, अब ये कन्फर्मेशनल क्या होता है और कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, ये जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कन्फिगुरेशनल में आता है जीआई और वाई। ठीक है, जो कि होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, स्ट्रक्चरल को, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशनल में जीआई को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कवर करेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्लानर क्या है। तो चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है वो सेम होगा, बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, तो देखो C4H8 अगर मैं लूँ, ठीक है, C4H8, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये होता है और इसका एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है। आप इससे familiar हो गए कि ये, इसको हम सिस कहते हैं और इसको हम ट्रांस कहते हैं। तो देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है, C4H8, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि इनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसके कारण इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। जब हम जीआई पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सिस ट्रांस में स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है। इवन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब सिंपल है कि जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफर इन द अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। ऑब्वियसली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, या फिर कनेक्टिविटी कह लो। कनेक्टिविटी कैसे, बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अरेंजमेंट का। ठीक है, और ठीक है, तो खैर ये तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, बट अगर मैं स्ट्रक्चर में बात करूँ, तो स्ट्रक्चर में जैसे हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे ये एक, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन का एटम है और ये चार, और यहाँ पे एक ब्रांच आ गया। तो देखो, ये दोनों, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दो तीन चार पाँच, C5H12 है, ये एल्केन्स है दोनों, बट यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, या फिर आप कह सकते हो कनेक्टिविटी डिफरेंट है। देखो, ये कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ये ब्रांच यहाँ पे था, इसको हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो अरेंजमेंट या फिर कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है, तो अरेंजमेंट या फिर कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो उससे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बाकी ये जो पार्ट मैंने कहा, ठीक है, ये पार्ट कहा, ये भी आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये भी आइसोमेरिज्म है, बट इसे हम ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, मैंने फ्लो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, मतलब जीआई जो है वो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आता है ना, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अरेंजमेंट या फिर कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये देख सकते हो आप, अरेंज, एक मिनट, एक मिनट यार, हाँ, तो ये देख सकते हो आप, अरेंजमेंट या फिर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है स्ट्रक्चरल में। और स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे ये जीआई का केस मैंने आपको दिखाया, सिस ट्रांस, इनमें क्या होगा, फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और बाकी ये जो मैंने दिखाया एग्जांपल, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक आपको डिफरेंस एक पता चल गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, अरेंजमेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट।
ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। तो चेन आइसोमेरिज्म में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पेरेंट कार्बन चेन है और यहाँ पे ये वाला पेरेंट कार्बन चेन है। तो देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसीलिए चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। या फिर सबसे इजीली अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो कि चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, तो सिंपली आप ये देख लेना कि ये ब्रांच, इस ये जो ब्रांच था मेरे पास, इसको हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया है। तो अरेंजमेंट चेंज कर दिया या फिर कनेक्टिविटी चेंज कर दी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है ये, और ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा मेन कार्बन चेन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मेन कार्बन चेन है, बाकी ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है। तो इसको उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन, ये देखो, ये हो गया मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन, ये पूरा यहाँ से है ना, शुरू यहाँ से मैंने किया है, यहाँ से। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये पूरा ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कवर नहीं कर पाएगा, तो ये ब्रांच हो गया मेरे पास। तो बेसिकली ये जो पार्ट था, इसको उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो गया, कनेक्टिविटी चेंज हो गई। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म CI। ये भी चेन आइसोमेरिज्म CI और ये भी चेन आइसोमेरिज्म CI। अच्छा, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में देखो, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? नहीं है, ठीक है, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर पहले हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, उसका समझ में आएगा। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है कि पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है। या फिर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, या फिर बॉन्ड, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जैसे जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो है, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। सेम है देखो दोनों, यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट हाँ, पोजिशनल मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफरेंट है। ये पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पे था, और इस केस में ये C2 C3 कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा, सेकंड पॉइंट हम बाद में देखते हैं, अब पहले ये देखेंगे, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेकंड नंबर में, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन अगेन सेम है, ठीक है। अगर आप देखोगे पेरेंट कार्बन चेन अगेन सेम है। जैसे अगर मैं इसको कहूँ ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट या फिर कह लो ब्रांच, इसका पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो जब इसका पोजीशन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये पोजिशनल आइसोमर में आ गया, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर में क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम सेम होंगे। अब जैसे इसको देख लो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये पेरेंट कार्बन चेन है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये पेरेंट कार्बन चेन है। तो देखो दोनों पेरेंट कार्बन चेन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सेम होना पड़ेगा, राइट। तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, ये पूरा CHO को भी लेंगे क्योंकि CHO में कार्बन है, और यहाँ पे ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म का केस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली सम अप करूं, समरी दूं, तो ये होगा कि सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म।
और अगर मेरे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे इन पेरेंट चेन, अगर मेरे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे इन पेरेंट चेन, तो वो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। वो क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म था और ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज था। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी पहचानने में कि कौन सा चेन आइसोमर होगा और कौन सा चेन आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना तक था। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो दोनों पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम सेम है। ठीक है, तो बस इस वाले ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, बाकी केसेस में अगर आप देखोगे, जैसे इस वाले केस में देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। बस इतना सा डिफरेंस है, सेम और यहाँ पे डिफरेंट। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ बोला है कि ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म C6H14। ठीक है, C6H14। तो चलिए देखते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, कि अगर एल्केन होता है तो ये होता है, एल्कीन होता है तो CnH2n, और एल्काइन होता है तो CnH2n-2। ठीक है, तो C6H14 में अगर आप देखोगे तो ये एल्केन है, राइट? क्योंकि n यहाँ पे कितना है 6, और 2n+2 क्या होता है 14। ठीक है, तो ये एल्केन है, क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। तो चलिए सबसे पहले तो एक सिंपल एल्कीन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा पहला आइसोमर हो गया। ठीक है, सेकंड सेकंड अगर मैं कहूँ तो इस वाले ब्रांच को आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल दो, या फिर आप एक काम करो, इसका कनेक्टिविटी यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई अब ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दो तो देखो ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये और ये सेम हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर दोगे तो आपके पास ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं होगा, तो थोड़ा सोच के आपको आइसोमर बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको थिंकिंग करके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और एक ये हो सकता है कि अ, हम्म, ये ऐसा हो गया, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे 6। ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये एक हो गया। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ ऐसा होगा कि देखो ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। तो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 के लिए ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 आइसोमर्स हमने बना दिया C6H14 का। ये क्लियर बेसिक एग्जांपल मैंने दिया कि किस तरह से आइसोमर बनाया जाता है। तो पहले हमने ये किया, फिर अटैच करते गए हम लोग ब्रांच को अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक केस में ये फॉलो हो रहा है। तो ये क्लियरली प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, इसमें कुछ रिमेंबर करने के लिए नहीं है। तो किस तरह से मैंने ये कंपाउंड्स को बनाया, ठीक है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, फिर आप भी बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अब हम आ गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखो, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे है ईथर, मतलब यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे है ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड, और ये हो गया आपका कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे भी CN है, यहाँ पे NC है। ठीक है, ये नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल।
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ये देखो, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड और यहाँ पे एल्काइन है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल का, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल है, ठीक है, ये पूरा एक फिनॉल है और ये अल्कोहल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जितने बाइवेलेंट या फिर मल्टीवेलेंट ग्रुप होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होंगे, बीच बीच में होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, डेफिनेशन खुद पढ़ लेना। तो ये ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन एटम है और ऑक्सीजन के इस साइड में 1 कार्बन एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड में 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे 1 है। तो देखो दोनों जो है यहाँ पे आइसोमर हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ऑक्सीजन का पोजीशन डिफरेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन जिन ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है वो डिफरेंट है, तो ये मेटामर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मेटामर्स, जो कि मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम, यहाँ पे 1, बट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो अगेन ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज हुआ है, तो मेटामेरिज्म। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये शो कर रहा है मेटामेरिज्म, क्योंकि इस ग्रुप के इस साइड में क्या है, फिनॉल, और यहाँ पे है मिथाइल, ठीक है, बट इस वाले ग्रुप में क्या है, इस साइड वाले में है मिथाइल और इस साइड वाले में है फिनॉल, तो पोजीशन जो है इसने चेंज कर लिया, इसने फ्लिप कर लिया, तो ये मेटामेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। मेटामेरिज्म का सिंपल डेफिनेशन ये है कि पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, ये एस्टर के केस में, ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल है, बट यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे क्या है, इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो देखो दोनों साइड मिथाइल मिथाइल, बट यहाँ पे मिथाइल और इथाइल, तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आएगा कि कनेक्टिविटीज के ऊपर ये है, इसलिए तो इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आई होप मेटामर्स आपको समझ में आएगा कि मेटामर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं टॉटोमेरिज्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हम थोड़ा देखते हैं, जितने भी पाई बॉन्ड है, जैसे अगर मेरे पास ये एक पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ओ जो है ना, इस वाले पोजीशन में ध्यान से देखना, इस वाले पोजीशन में और इस वाले पोजीशन में, इन दोनों पोजीशन में जितने सारे हाइड्रोजन है उतना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन है, वैलेंसी 4 होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी है और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल, और मैं कैसे दिखाऊं, जैसे मान लो एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और यहाँ पे मैंने कर दिया CH3। तो देखो ये मेरे पास डबल बॉन्ड O है, इसके पास वाले कार्बन एटम के पास जितने सारे हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन एटम के पास जितने सारे हाइड्रोजन है वो हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास। अब एक और केस लेके चलो, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहता कि C डबल बॉन्ड O CH2
और यहाँ पे मान के चलो Cl, तब मैं देखता कि हाँ, यहाँ पे मैंने सी डबल बॉन्ड देखा था, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड देखा था, बट इसके पास वाले कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आई होप अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे आता है टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इसी अल्फा हाइड्रोजन से क्या होता है, रिएक्शन होती है खुद में, या फिर आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन जो है एसिड या फिर बेसिक मीडियम में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, आप देख सकते हो। और ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास H आके अटैक कर दिया, तो ये OH हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको ज़्यादा गंदा नहीं कर रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है। क्या हुआ, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। फिर से देखोगे, ये देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये तो सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ हो गया अटैच, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो टॉटोमेरिज्म नहीं होता। टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और इसे हम लोग कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये कीटोन है। अरे भाई, ये तो कीटोन होता है ना, ये कीटोन होता है। तो जो कीटोन होता है उसे हम कीटो फॉर्म कहते हैं। और बाकी जब अल्कोहल आता है मेरे पास और एक एल्कीन आता है, एल्कीन के लिए क्या हो गया, इन, एल्कीन का इन, और ऑक्स मतलब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑल, तो ये हो गया इनॉल। क्या हो गया ये, इनॉल, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाता है और ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ऑसिलेट करता रहता है, पहले यहाँ पे जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है, आप समझ रहे हो, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होता रहता है। बाकी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। कैसे 3 है, देखो, ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 हाइड्रोजन मेरे पास है, राइट। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा, क्या इस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? जी हाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एल्कीन हो गया, और एल्कीन के पास वाले कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, बताओ। अगर मैं इसको थोड़ा क्लीन बनाऊं, देखना जरा। हाँ, तो इसको क्लीन बनाते हैं। तो देखो ये हो गया क्या, देखो, ध्यान से देखो, ये मेरे पास, मान के चलो, आ, ये मेरे पास ऐसा था, राइट, डबल बॉन्ड O और ये H, ये अल्फा हाइड्रोजन है, आपको पता चल गया होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये मेरे पास इसका जो इनॉल फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो बेसिकली ये हो गया मेरे पास फिनॉल। तो ये आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास फिनॉल आ गया। सोच रहे हो, फिनॉल एक कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इस ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड क्या किया, इस कंपाउंड ने टॉटोमेरिज्म किया और फिर फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे पास इनॉल फॉर्म है और ये मेरे पास कीटो फॉर्म में था, तो इसीलिए इसे कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। विच ऑफ देम कैन गिव टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म कौन दे सकता है, जिसके पास अल्फा H है। अच्छा, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास वाले कार्बन एटम, मतलब ये वाला, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है और एक नाइट्रोजन से अटैच है, वैलेंसी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, नो अल्फा H, नो अल्फा H, देयरफॉर इट कांट शो टॉटोमेरिज्म, इट कांट शो टॉटोमेरिज्म।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास वाले कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। पास वाले कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्या ये शो करेगा? ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अभी भी बताया था मैंने। यहाँ पे देखो भाई, इसके पास तो भर्ती अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड मान के चलो, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया और ये ऑक्सीजन को अटैक कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास OH, और यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये ऐसा। ठीक है, ठीक है। एक और हो सकता था, मान के चलो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये बन सकता था कुछ ऐसा। अब दोनों में स्टेबल ऑब्वियसली ये है सेटजेफ रूल, अगर आपको याद होगा तो। बाकी दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी भर्ती अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है और यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। तो कोई सा भी उठा लो। तो मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास OH और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो सिंपल है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक किया। इतनी देर से तो हम यही कर रहे थे और फिर ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है? तो ये इनॉल हो गया और ये कीटो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि क्या यहाँ पे अल्फा एच है? हाँ है। तो ये टॉटोमिज्म शो करेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे अल्फा एच है? यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी कार्बन एटम के पास यहाँ पे, मतलब जो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, उसके पास अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो अल्फा एच यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया है। अगर डबल बॉन्ड O नहीं रहता तो एक अल्फा एच होता। तो इसलिए ये टॉटोमिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, क्या ये टॉटोमिज्म शो करेगा? देखो, अगर इसने टॉटोमिज्म शो किया तो क्या होगा? देखो अल्फा एच यहीं पे है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा एच, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन इसको अटैक करेगा। तो मेरे पास कंपाउंड जो है वो ऐसा आ जाएगा, और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। आपने एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा, और ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है। और ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कभी नहीं जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कभी नहीं जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म तो होगा, बट परसेंटेज इनॉल कम होगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ठीक है, क्योंकि ये इनॉल है, राइट, ये तो इनॉल है ना मेरा, ये इनॉल है और ये कीटो फॉर्म है। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट, परसेंटेज इनॉल कंटेंट लेस, परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनॉलिक कंटेंट, अब ये इनॉलिक कंटेंट थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी टॉटोमेरिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि पाइबॉन्ड को मतलब बेसिकली अल्फा एच ढूंढना है, फिर पाइबॉन्ड को आपको शिफ्ट करना है और ये हाइड्रोजन को अटैक कर देना है ऑक्सीजन के साथ। बाकी अल्फा एच कैसे पहचानते हैं हमने ये देखा, मेटामेरिज्म को देखा, फंक्शन ग्रुप होगा। ठीक है, तो कई सारे आइसोमेरिज्म हमने देख लिए यहाँ पे। टॉटोमेरिज्म भी खत्म हो चुका है, टॉटोमेरिज्म को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इनॉलिक कंटेंट में देखो, यहाँ पे बोला है कि इनोलाइजेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ अल्फा एच। तो अल्फा एच को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनता है, उस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं हम लोग। तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ, इनोलाइजेशन ज़्यादा होगा या फिर इनोलिक कंटेंट ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसका एग्जाम्पल लेके चलूँ, सेकेंड वाले का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एनायन बनेगा, अल्फा एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है
यहाँ पे 3 अल्फा एच है। यहाँ पे कितना, अच्छा ये पाई बॉन्ड के इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे मेरे पास कितने सारे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो कोई सा भी अल्फा एच निकाल लो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो एनायन बनाते हैं, तो अल्फा एच जब चला गया, मान लो यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और इस वाले केस में यहाँ से चला गया मान लो, बाकी यहाँ से भी जा सकते हैं बट मोस्ट फेवरेबल ये, क्योंकि ये एकदम बीच में माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज, तो आप देख सकते हो कि स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस माइनस चार्ज को 2 पाई बॉन्ड खींच रहा है और इस माइनस चार्ज को 1 पाई बॉन्ड खींच रहा है। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो एनायन है ये यहाँ पे एक के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट ये एनायन यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे ये एक साइड रेजोनेंस कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इनोलिक कंटेंट भी इसका ज्यादा होगा, अल्फा एच ये इजिली छोड़ेगा और टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म जब शो करेगा तो ये क्या होगा बताओ, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओ एच और ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे पास इनॉल हो जाएगा टॉटोमेरिज्म के बाद। ध्यान से देखना, टॉटोमेरिज्म के बाद यहाँ पे बात चल रहा था ये कि इनॉलिक कंटेंट किसका ज्यादा होगा, बट उसके साथ साथ मैंने ये भी दिखा दिया कि टॉटोमेरिज्म अगर आप करोगे तो क्या आएगा, और इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा देख लो कि बेसिकली दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टॉटोमेरिज्म हमने कराया था, मतलब यहाँ पे इनॉलिक कंटेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं, इनॉलिक कंटेंट, इनॉलिक कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो देखो ये जो पहला वाला है, पहला वाला क्या होगा, आप अगर इसका इनॉल बनाओगे तो इसका इनॉल ये होगा, राइट, ये हो जाएगा इनॉल, जो कि एंटी एरोमेटिक है, ए एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लो ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है, तो कोई भी अल्फा एच निकाल लो, मान लो मैं यहाँ से अल्फा एच निकालूंगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोजन इसको अटैक करेगा। टॉटोमेरिज्म दिखाया था मैंने, राइट, तो ये हो जाएगा ओ एच, ये पाई बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो देखो ये नॉन एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, इनॉलिक कंटेंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों में देखो, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इस वाले केस में देखना। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे दोनों लगभग सेम है, बट ये साइक्लिक में है और ये साइक्लिक में नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर आप इनॉल बनाओगे तो ये इनॉल ऐसा होगा, ओ एच डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच था, यहाँ पे अल्फा एच था, ठीक है, यहाँ पे अल्फा एच था, इस अल्फा एच, आप समझ रहे हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड आया और ये यहाँ पे अटैक किया, सेम चीज है। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगा, ये ओ एच हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, बट इस केस में ये फ्री रोटेशन कर सकता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इजीली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बट क्योंकि ये साइक्लिक में है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो फ्री रोटेशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अच्छे से होगा, तो आप कह सकते हो कि इनॉलिक कंटेंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी है, समझ रहे हो, बहुत इजी है। तो इनॉलिक कंटेंट को पहचानना हमने सीख लिया, टॉटोमेरिज्म सीख लिया। अगर ज्यादा टफ लग रहा है तो टॉटोमेरिज्म का बस ये वाला स्लाइड अच्छे से मेरा देख के चले जाना यार। ठीक है, और ये वाला भी देख लेना कि कौन टॉटोमेरिज्म दे सकता है। अल्फा एच पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे भी काम में आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी इनॉलिक कंटेंट हमने देख लिया, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लिए, इन्हीं में हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरा यहाँ पे क्या होता है, खत्म।